देखिए हमने कहा एटॉमिक साइज जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ऊपर से नीचे जाते थे तो उनकी क्या ऐड होता था, सेल ऐड होती थी। जैसे फर्स्ट सेल है, यानी कि अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की पहला सेल यहाँ आ गया तो सेल नंबर कौन सा हो गया, दूसरा, ये दूसरा सेल। यहाँ आ गया तो सेल नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। और एटॉमिक साइज या रेडियस होता क्या था, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की डिस्टेंस। अगर हम यहाँ हैं तो इसका मतलब यहाँ तो इतना रेडियस है, अगर हम यहाँ आ गए तो रेडियस क्या हो गया, इतना हो गया। यहाँ आ गए तो रेडियस और बढ़ गए। तो बेसिकली एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्यों इंक्रीज हो रहा था, रीजन आपको समझ में आ गया। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हो रहे थे। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट, तो मान लो कि पहले हम सेकंड में थे, सेकंड में जब हम यहाँ पर हैं तो आउटर मोस्ट सबसे लेफ्ट साइड है, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज। तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर शेल अगेन वही सेम है, लेकिन इसी में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता था। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसकी वजह से भी अट्रैक्शन बढ़ गया। तो पहले न्यूक्लियर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से था, अब न्यूक्लियर चार्ज दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ गया। तो अट्रैक्शन क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। जब यहाँ पर आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। यहाँ पर आ गए तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो गया। तो कुल मिलाकर के जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रही थी, इसीलिए अट्रैक्शन क्या होता जाता था, बढ़ता जाता था, इंक्रीज होता जाता था। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो नो डाउट साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, सिर्फ एक ही तरह का फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स भी लग रहा है। ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि एक दूसरे से क्या रहें, दूर रहें, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एनर्जीज के बारे में। इसमें से सबसे पहली एनर्जी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी बात हम करते हैं। अभी लिखना मत, ध्यान से समझना। कहीं भी वर्ड एंथैल्पी आ जाए तो एंथैल्पी का मतलब क्या है, प्राची, एनर्जी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है कि मान लो कि हमारे पास ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सेल, सेल में इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा सेल और दूसरे सेल में ये सबसे बाहर वाला सेल है कि नहीं है, इस बाहर वाले सेल का ये इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये न्यूक्लियस के बीच में एक बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा, इनके बीच बॉन्डिंग होगी, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, निकल जाए। क्या हो जाए, निकल जाए, यानी हम इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं। तो जब इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हैं तो जो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जब तोड़ना पड़ेगा तो हमें उसके लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नहीं आया समझ में। अब देखो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो बॉन्डिंग होगी न्यूक्लियस से अलग अलग होगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये भी, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो इसमें भी एनर्जी लगेगी, नो डाउट। लेकिन इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी कि इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, बी वाले में ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, यहाँ से डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की क्या है, ज्यादा है, यहाँ क्या है, कम है।
तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा क्लोज होंगे उनके बीच स्ट्रॉन्ग उतना ही बॉन्ड होगा, और जब इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। कहां से? आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा याद रखना कोई भी रिएक्शन गैसियस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं, इसीलिए कौन सी स्टेट में? गैसियस एटम। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from outermost cell in any gaseous atom। क्या हो जाएगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from outermost cell in any gaseous atom। किसी भी gaseous atom में outermost cell से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है यहां तक? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from outermost cell in any gaseous atom। Done? अब आप एक बात बताओ, जब साइज बड़ा होगा यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तब मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, या जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तब मुश्किल होगा? जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो उनके बीच बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, इसका मतलब उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, और जब बॉन्ड वीक बनेगा उसको उतना ही आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी उतने ही कम एनर्जी से उसको आसानी से निकाला जा सकता है ना? तो एक बात बताओ, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो टॉप टू बॉटम, साइज बढ़ता है या घटता है? तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच बढ़ेगा या घटेगा? तो एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? तो हम ऐसा लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते, कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट, तो साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है, और जब साइज छोटा होता जाएगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। ये तो हुआ जनरल ट्रेंड। टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को IE लिखा हो सकता है। क्या लिखा हो सकता है? IE का मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये जनरल ट्रेंड, लेकिन क्वेश्चन आपको कहां से बनेंगे वो मैं बता रहा हूं। इसको इरेज करें। आपको सब कुछ भूल करके ये जो मैं करा रहा हूं इसके ऊपर फोकस करो। NP6 सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर NP5, फिर NP3, फिर NP4, फिर NP2, then NH2,
देन np1 और लास्ट में ns1। हमने क्या कहा, np6 np5 फिर np3 देन np4 np2 फिर ns2 np1 और लास्ट में ns1। इसको समझते हैं, ये समझ में आ गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने आप समझ में आ जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आया। n का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब ये है कि सेकंड सेल हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल के बारे में। सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, n मतलब कुछ भी हो सकता है। बेसिकली n से लेना देना हमें फिलहाल नहीं। बात करते हैं p की। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आपको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप चाहोगे कि आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। आप इस दुनिया में आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, इस दुनिया में हर कोई अगर वर्क कर रहा है टू गेन स्टेबिलिटी, वो लाइफ में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो p स्टेबल है, और अगर यहाँ p में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन कोई ले ले यहाँ से, यानी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देने की मूड में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, दे सके, क्योंकि इसको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया ये अनस्टेबल हो जाएगा। p में मैक्सिमम होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसको फिर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्यों ये देगा, ऑलरेडी 6 है, कह देगा नहीं चाहिए तो ये नहीं दूंगा मैं। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, फिर से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना ही है, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा एनर्जी जो लगेगी वो कहाँ लगेगी, जब कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ जाए, p6 में। उसके बाद p5। p5 का मतलब है कि p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। होने कितने चाहिए, 6। है कितने, 5। ये लेने की मूड में है कि देने की मूड। ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और ले लें और क्या बन जाए, 6 बन जाए। ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और दे दें, एक इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहे। लेकिन फिर से आप आयनाइजेशन एंथैल्पी लगाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एनर्जी यहाँ भी अच्छी खासी लगानी पड़ेगी, क्योंकि लेने की मूड में है ना कि देने की मूड। लेकिन नो डाउट इससे वाले से क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए दूसरे नंबर पर कौन आ गया, np5। फिर आता है np3, ना कि np4। इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं। p3 का मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, p4 का मतलब एक एक्स्ट्रा। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों में से लॉटरी लगी तीनों की। एक दोस्त की, 2 दोस्त की एक लॉटरी लगी और एक दोस्त की 2 लॉटरी लगी। दोनों इक्विवेलेंट थे, दोनों ने सेम टिकट ली, लेकिन एक दोस्त की लॉटरी कितनी लग गई, 2। तो जब 2 दोस्त हैं जल करके मर जाएंगे, काश एक लॉटरी इसकी क्या हो जाए, गायब हो जाए, और ये भी क्या कौन सी रेंज में आ जाए, हमारे रेंज में। यानी अभी यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो तीनों के पास क्या हो जाएगा, बराबर बराबर आ जाएगा। इसे कहते हैं हाफ फील्ड स्टेबल का केस। सब में एक इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गया, हाफ फील्ड स्टेबल। तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से कोई क्या कर जाए, ले जाए। चाहेगा कि नहीं चाहेगा, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाए, निकल जाए, और निकल करके क्या बन जाए, हाफ फील्ड स्टेबल। हमने क्या कहा, इस दुनिया में हर कोई कहां की तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, राइट।
लेकिन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या चाहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाए। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि 2 के पास एक होगा, एक के पास रहेगा ही नहीं, तो हाफ फील्ड स्टेबल तो रहा नहीं। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे गए तो क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड स्टेबल। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो भी वाली कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है तक? फिर उसी तरह से Np2 NH2, Np2 के बाद Np1 क्यों नहीं आया, NH2 क्यों आया? Np1 का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, 2 खाली है और एक अकेला है, किसी भी तरह से स्टेबल है क्या? तो ये दोनों चाह रहे हैं कि अच्छा मैं तो फेल ही हो गया, साथ काश ये भी फेल हो जाए तो मजा आ जाए। ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब तीनों खुश, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, झंझट खत्म। इसीलिए NH2 यानी S, जहां पर S में एक ही ऑर्बिटल और यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं और S में मैक्सिमम दोनों 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसीलिए P1 से पहले क्या आ जाता है, H2 आ जाता है। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है पूरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, बाकी आपका काम हो गया। Np6, Np5, फिर Np3 और Np4 में ध्यान देना और NH2 और Np1 में ध्यान देना। आप पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप करो को दो क्वेश्चन कैसे है। मान लो क्वेश्चन है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 7, 8 और 9। आए ना, कोई डाउट यहाँ तक? कंफ्यूगरेशन अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p1। कंफ्यूगरेशन बताया था नहीं बताया था? इसका कंफ्यूगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 और क्लोरीन का 1s2 2s2 2p। हाँ, कंफिगरेशन सबको अच्छे से आता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताइए। कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी। तो आपको क्या फोकस करना है, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, इस तरह से एलिमेंट्स दिए रहेंगे। तो अब आप देखो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है, Np6। 6 तो कोई है नहीं, उसके बाद कहां लगती है 5। Np5 कौन है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इन सब में एनर्जी कहां लगेगी, क्लोरीन। फिर कहां लगती है Np3, इसका मतलब कहां पर, नाइट्रोजन में। फिर Np4 यानी ऑक्सीजन में, फिर कार्बन में और सबसे कम। नहीं आया समझ में यहां तक? कोई डाउट? जो इस ऑर्डर पर फॉलो करे वही उसकी सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन। फिर क्वेश्चन चेंज किया, क्वेश्चन बोला बताइए इसमें सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी, कौन सी? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाला जा चुका है। इसका मतलब जो पहले 2p1 था, अब यहां क्या बचा, 2s2। क्यों? 2p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2p0। तो p0 इसका मतलब आउटर मोस्ट में कौन बचा, 2s2। यहां कितना हो जाएगा, 2p1। यहां कितना हो जाएगा, 2p2। यहां कितना हो जाएगा, 2p3। और यहां कितना हो जाएगा, 2p। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सब में कॉन्सेप्ट वही करना है। सेकंड बोले इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाला जा चुका। अब बताइए
बताइए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? हाँ, सबसे ज्यादा P6 कोई है? नहीं है। P5 कोई है? नहीं है। P3 कौन है? ऑक्सीजन। फिर क्लोरीन, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। नहीं आया समझ में? लास्ट पूछ सकता है थर्ड आयोनाइजेशन, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं? तो अगर हमने कहा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बताइए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं और तीसरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2s1, यहाँ 2s2, ये 2p0 हो जाएगा, तो इसके अंदर वाला क्या बचा? 2s2, यहाँ 2p1, यहाँ 2p2, यहाँ 2p3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड कहां हो जाएगी दोस्त? क्लोरीन। P6 कोई नहीं है, P5 कोई नहीं है, तो फिर कौन है? क्लोरीन यानी P3। फिर कौन? P2 ऑक्सीजन, फिर S2 कार्बन, फिर P1 नाइट्रोजन, और फिर नहीं आ समझ में? ये अगर याद रहेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप कहीं कभी करिए, चाहे जितना भी कॉम्पिटिटिव कहीं से भी आप करिए, आपसे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि EG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाम से क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब लेने की टेंडेंसी। अभी आप क्या करते थे? आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालते थे नहीं निकालते? इसमें क्या करेंगे? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल में ऐड करेंगे। आप अगर घर में फ्रिज लेकर आते हो, यानी कुछ चीजें घर में क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। तो पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, दुकानदार पैसे देगा, पैसे रिलीज करने पड़ेंगे, यानी कि एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें क्या होता था? एनर्जी हमें लगती थी, रिक्वायर्ड होती थी, क्योंकि हमें बॉन्ड को तोड़ना होता। यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉन्स को लाएंगे, उसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट में ऐड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द आउटरमोस्ट शेल इन एनी गैसियस एटम। हमेशा याद रखना, सबसे बाहर वाले में ही ऐड होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि बीच वाले में आप ऐड करवा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added into outermost shell in any gaseous. Energy released when an electron is added into outermost shell
इन एनी गैसियस एटम, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट में क्या कराना चाहें, ऐड कराना चाहें, और ऐड कराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें भी हमने क्या कहा, जितनी भी तरह की एनर्जी होंगी, अगर साइज बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, साइज घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो आपके बॉटम क्या होगा, जल्दी बोलो, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। इतना समझ में आया? बस एक चीज का ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ना, ये नेगेटिव में आएगी। क्यों नेगेटिव में आएगी? अगर मान लो -100 है और -150 है, कौन सी ज्यादा वैल्यू बड़ी है? हाँ 100। केमिस्ट्री में मैथ्स का ना बड़ा लोचा है, केमिस्ट्री को मैथ समझ नहीं आती, मैथ्स केमिस्ट्री को समझ नहीं आती। यानी आप ये समझिए आपकी वैल्यू यही बड़ी, सिर्फ माइनस यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर यहाँ माइनस लिखा है ना, इसका मतलब 150 किलो जूल जो भी एनर्जी है रिलीज हो रही है। अगर यहाँ 100 लिखा है, इसका मतलब कितना एनर्जी रिलीज हो रही है, 100 किलो जूल। तो एनर्जी कहाँ ज्यादा रिलीज हो रही है, 150 में ना। सिर्फ नेगेटिव साइन केमिस्ट्री में ये रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं कि एक्टोथर्मिक है, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स से मत जोड़ दो। समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो एनर्जी जो वैल्यू होगी कम माइनस में होगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी कम है। ये नहीं कि कम माइनस में तो ज्यादा वैल्यू, यहाँ सिर्फ माइनस का मतलब ये है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि -500 है या -700 है, -700 वाली ही वैल्यू क्या है, बड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेसिकली ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, एनर्जी घटेगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी, लेकिन एनर्जी होगी इसमें माइनस। दो एक्सेप्शंस है, ये लिख दिया। दो एक्सेप्शंस क्या है वो आप समझ जाओगे तो एक्सेप्शंस नहीं लगेंगे, नहीं समझोगे तो एक्सेप्शंस ही लगेंगे। क्लोरीन है और क्लोरीन, क्लोरीन ऊपर है क्लोरीन नीचे है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ऊपर वाले की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, नीचे वाले की कम। यानी ये ज्यादा माइनस में होनी चाहिए, कम माइनस में होनी चाहिए। माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है, रिलीज, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू आप न्यूमेरिक वैल्यू देखोगे जो टर्म नंबर्स लिखे, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसकी कम होती है। किससे, क्लोरीन से। क्यों? समझ लेते हैं क्यों ऐसा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? क्लोरीन होता है 9, यानी पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 7, यही होता है। ये पहला सेल हो गया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आपने बना दिए, 2, और ये दूसरा सेल हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये स्टेबल है? सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप 7 भाई बहन हो, पापा को अच्छा नहीं लग रहा था, एक दूध ले रहा है, मतलब कि कहीं से खाना से खा रहा है। ये जो 7 बच्चे हैं, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? इनके बीच क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। कैसे कि अभी तक जो पापा सामान लाते थे तो कितने लोग मिलकर के खा रहे थे, अब कितने लोग मिलकर के खाएंगे? तो हमारे ही तो नुकसान हुआ ना। पापा तो सामान उतना ही ला रहे हैं, लेकिन नुकसान किसका हुआ, अपना हुआ। हमने आपको बताया था ये न्यूक्लियस है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अपोजिट चार्ज।
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्यों रिपल्सन होगा? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। हाँ है ना? अब साइज ऑलरेडी बहुत छोटा सा है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मान लो कोई एक 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनके बीच ऑलरेडी एक रिपल्सन हो रहा है, और अगर 8वां आ गया तो और पास नहीं आ जाएंगे, तब तो एक ही जगह बचेगा ना। नहीं आया समझ में? ये ऑलरेडी बहुत पास है, हाँ है ना? अब अगर आप 8वां इलेक्ट्रॉन लाना चाहते हो तो उसके लिए भी जगह बचानी पड़ेगी। अभी जितनी भी गैप थी 7 के बीच में बराबर बटी थी, इतना के बीच में गैप रहेगा। जब 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर से रीअरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नहीं होगी। तो जो ऑलरेडी रिपल्सन हो रहा था, ऑलरेडी बहुत पास थे, एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स और पास आ जाएंगे, और जब और पास आ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े और स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपल्सन और ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो पहले से इलेक्ट्रॉन, ये अभी आने वाला है, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? रिपेल करते हैं। इसको क्या करते हैं? सब मिलकर के भगाते हैं कि नहीं भैया तुम्हें नहीं आना। लेकिन ये पापा है कि ना, ये बेचारा नाथ है, इसको रखना है। पापा इनको बच्चों को क्या करेंगे? समझाएंगे, कोई बात नहीं, एक और भाई है, ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन आपने कहा ना, बिल्कुल नहीं, आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दिया। यानी आप जो एनर्जी रिलीज होती थी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, अब आप एनर्जी क्या कर रहे हो? रिक्वायर्ड हो गई आपकी, यानी कि आपको लगानी पड़ रही है ताकि इलेक्ट्रॉन ऐड ना हो। मान लो आपने 70 किलो जूल एनर्जी लगा दी, एक एग्जांपल जनरल, कितने किलो जूल? लेकिन पापा नहीं माने, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन आया एनर्जी रिलीज होगी, मान लो 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज, कितनी किलो जूल रिलीज हुई? इसका मतलब क्या हो गया? माइनस। तो ओवरऑल कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगा? 30। टोटल एनर्जी रिलीज हुई थी 100, लेकिन 70 किलो जूल एनर्जी आपने क्या कर दिया? लगा दिया उसको रोकने के लिए कि ये ऐड ना हो। तो ओवरऑल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 30 रिलीज हुई ना। जबकि क्लोरीन के केस में मान लो कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया होगा तो मान लो कि 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी, फिर भी इससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ है ना? इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपेयर में क्या है? कम है, जबकि क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन इट फेस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये अपने ही इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को फेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। नहीं आया समझ में? दो एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन समझ में आया? तो स्टार पॉइंट्स बनाकर लिखना, सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी है, बस अब आप लिख लो। स्टार पॉइंट्स बनाकर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन and oxygen is less than sulfur due to small size of fluorine and oxygen, it face इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये स्मॉल साइज की वजह से ऑक्सीजन अपने ग्रुप में, फ्लोरीन अपने ग्रुप में क्या फेस करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। समझ में आ गई बात? ये दो एक्सेप्शंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको ये दोनों एक्सेप्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? दो तरह की एनर्जी आपको समझ में आ गई। अब ये चैप्टर्स एक दिन का बचा है, ये दोनों चीज समझ में आ गई तो बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।